हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना। ए 16-year-old गर्ल वॉक्स टू योर क्लिनिक, आस्क फॉर कैंसर सर्विक्स वैक्सीनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? एक 16 साल की लड़की है जो आपके क्लिनिक पे आई है और वो आपसे पूछ रही है कि सर्विक्स के कैंसर के लिए कोई वैक्सीन है क्या। ठीक है, आस्क फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स वैक्सीनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो आप इनमें से कौन सी वैक्सीन को जो है एडमिनिस्टर करोगे? गार्डेसिल 9, बायोवेक, पॉलीमर 7 या फिर कोहेन 5। देखिए, सर्वाइकल कैंसर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको खुद को इसको पढ़ना है, मैं इसको डीप में डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, आप सभी को जरा एमसीक्यूज की नीड होती है, तो मैं अभी आपको जरा एमसीक्यूज पे फोकस करूंगा। ठीक है, और जरा एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बस बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे खुद से भी पढ़ के जाना जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके अलावा। कौन सी वैक्सीन को आप एडमिनिस्टर करोगे यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा गार्डासिल 9। ठीक है, क्या आंसर रहेगा अपना? गार्डासिल 9। ठीक है, ये क्या है? वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर के अंदर काम में ली जाती है। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है कौन कोज करता है? तो इसको कोज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, एचपीवी जो होता है मेनली 5 to 6 टाइप के कैंसर्स को कोज करता है, जिसके अंदर एक सर्वाइकल कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 में से 4 वुमन को जो है वो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो इन्फेक्शन कर देता है अपनी लाइफ टाइम की एज के अंदर। ठीक है, 5 में से 4 वुमन को आप देख सकते हो कि ये वायरस कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है फीमेल्स पे और मेल्स पे दोनों पे ही। ठीक है, मगर कैंसर सभी को कोज नहीं होता है, बट अफेक्टेड होते हैं इससे, इन्फेक्शन से। तो इस कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई? तो गार्डासिल 9 वैक्सीन बनाई गई है। अब देखिए, WHO ने वैक्सीन की एज क्या रखी है? मैं बस वैक्सीन से रिलेटेड बात करूंगा, आपको एक बार एचपीवी टॉपिक पढ़ के पढ़ना है। ठीक है, वैक्सीन एज अकॉर्डिंग टू WHO, इन्होंने क्या एज बताई है? तो 9 to 12 ईयर। 9 to 12 ईयर पे क्या लगना चाहिए? वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड रहता है ये बेस्ट टाइम रहता है। हम कह सकते हैं ये वाला टाइम क्या रहता है? मोस्ट इफेक्टिव। और ऐसे अगर आपको कंप्लीट अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो 9 to 26 ईयर्स तक जो है आप वैक्सीनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर 26 ईयर वैक्सीनेशन परफॉर्म नहीं की जाती है इस केस में। हाँ जी हाँ, बट फर्स्ट डोज आपके 26 ईयर से पहले पहले लग जानी चाहिए। आप अगर किसी का एमसीक्यू हो कि एट द टाइम आपने तो फर्स्ट डोज पे अभी मैं इसकी डोज की भी बात करूंगा। किसी का होगा कि भाई 26 ईयर की एज पे लगवाया तो फिर आगे वैक्सीन हम फर्दर वैक्सीन लगा सकते हैं, मगर फर्स्ट डोज 26 ईयर की एज तक लग जाना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट टाइम कब रहता है? बेस्ट टाइम आपसे पूछे तो वो कौन सा होता है? 9 to 13 या फिर 9 to 12 ईयर। ओके, इसका इफेक्टिवनेस का परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो कितना इफेक्टिव होता है ये? 90% इफेक्टिवनेस। अब अगर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि जो गार्डिसिल के अंदर जो ये 9 का मीनिंग क्या है, 9 आगे लिखा हुआ रहता है गार्डिसिल 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9? तो ये 9 का मतलब क्या होता है? ये होता है इसके वैलेंट। ओके, तो गार्डिसिल 9 रहता है, ये कितने वैलेंट के इसके कितने वायरस के कितने वैलेंट के खिलाफ काम करती है? तो 9 वैलेंट के। ठीक है, इसी प्रकार से दो वैक्सीन और आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। और इसके अलावा एक और होती है क्वाड्रीवैलेंट। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? 2 VHPV और 4 V
HPV, और गार्डेसिल 9 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 9V HPV। ठीक है, तो आपको गार्डेसिल 9 नहीं देके एग्जामिनर आपको 9V HPV भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। अब देखो ये बाईवेलेंट क्वाड्रीवेलेंट के अंदर क्यों आती है, क्योंकि ये इसके कितने वैलेंट को अफेक्ट करती है। तो बाईवेलेंट है तो वैलेंट में कौन कौन सा, 16वां वैलेंट और 18वां वैलेंट को अफेक्ट करती है। फोर में क्या आएगा, 6, 11, 18 और 16, ये इसके क्या वैलेंट टाइप्स होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो कैंसर कॉज करते हैं, तो इनके खिलाफ वैक्सीन है। बाकी 5 तो ये हो गए, सॉरी 6 तो ये हो गए। इसके अलावा जो गार्डेसिल अफेक्ट करता है और वो कौन कौन से होते हैं, 31, 33, 45, 52 एंड 58, टोटल 9 वेरिएंट तक ये अफेक्ट करता है। गार्डेसिल 9 ये यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव रहती है। टारगेट ग्रुप की बात हो गई अपनी, कौन सी रहनी चाहिए, 9 to 12 ईयर, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली एज से पहले पहले हमें क्या कर देना चाहिए, वैक्सीनेशन कर देना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू पूछे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में होना चाहिए सर्वाइकल HPV वैक्सीन का। तो देखिए, एक तो प्रेगनेंसी के अंदर, दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। अब देखिए, ये जो वैक्सीन रहती है 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड रहती है। इसके अंदर फर्स्ट जो ग्रुप रहता है वो रहता है टारगेट ग्रुप, कि भाई कौन से ग्रुप के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। तो टारगेट ग्रुप की एज क्या रहती है, तो लेस देन 15 ईयर्स, लाइक 9 to 12 ईयर के अंदर मोस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये टारगेट ग्रुप रहते हैं यहाँ पे। इसके अंदर डोज कितनी रहेगी, डोज रहती है इसके अंदर 2 डोज यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, फर्स्ट डोज लगती है 0, और उसके बाद में सेकेंड डोज कब लगती है, 16 से लेके 12 मंथ तक। सेकंड 0 का मतलब ये नहीं कि एट बर्थ लगाओगे, ठीक है, जिस टाइम अपन डोज लगाते हैं वो फर्स्ट टाइम इसमें काउंट होता है अपना, और उसके बाद में मिनिमम इसके अंदर गैप रखना होता है 5 to 6 मंथ का। इसलिए मैंने यहाँ पे अगर 6 मंथ पे लगा रहे तो अपन इसको 12 मंथ पे लगाएंगे। ओके, सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है कैचअप ग्रुप। ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, सर्वाइकल वैक्सीन से रिलेटेड एमसीक्यू घुमा के पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वैक्सीन के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैचअप ग्रुप का एज क्या रहती है, तो 16 से लेके 26 ईयर तक लगती है। कैचअप ग्रुप को 3 डोज लगती है, फर्स्ट डोज, ओके, उसके बाद में सेकेंड डोज, उसके बाद में थर्ड डोज लगती है 6 मंथ के ऊपर। फर्स्ट डोज और दूसरी डोज के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए, 6 to 12 वीक का, एंड सेकेंड एंड थर्ड डोज के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए, 12 से लेकर 23 वीक का। बस टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना, बस एमसीक्यू नहीं आता है, बस समझने के लिए। थर्ड डोज की हम बात करें, या फिर थर्ड कैटेगरी जो रहती है अपनी, वो रहती है 26 ईयर वाले, ठीक है, जिनमें अपन प्राइमरी डोज दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके रूट की। तो रूट रहता है इसका इंट्रामस्कुलरली, साइट कहाँ रहती है, तो डेल्टोइड, और डोज कितनी देंगे, तो 0.5 ml। बस हो गई अपनी कौन सी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेशन कंप्लीट है। एक और वैक्सीन है जो HPV के अंदर काम में आती है, इसका क्या नाम होता है, सर्वारिक्स। ठीक है, इसकी भी कितनी डोज होती है, 3 डोज होती है। ठीक है, गार्डिसिल की जैसी सर्वाविक्स होती है, जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन काम में ली जाती है, गार्डिसिल और सर्वाविक। अभी देखिए आपके सामने जो इमेज दिख रही है कौन सी की है, गार्डिसिल 9 वैक्सीन है। ठीक है, सस्पेंशन है किसके लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में लगेगा। ईच 0.5 ml डोज कंटेन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस L1 प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अगर इससे बनेगा तो क्या बनेगा, कि गार्डिसिल के अंदर क्या रहता है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस L1 प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एचपीवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वैक्सीनेशन को लेके। इसके बाद में देखिए अलग अलग टाइप्स के अंदर ये वैक्सीन बनती है, ये अपने को इतना ध्यान में नहीं रखना है। अब देखिए इसके एडजुएंट में, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, तो देखिए एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, एडजुवेंट की बात कर रहे हैं। एक तो इसके अंदर मिलाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, और दूसरा इसके अंदर जो मिक्स करते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, ये आपको बस एक ही ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ठीक है। इसके अंदर एडजुवेंट किस लिए मिलाते हैं, ताकि उसकी पोटेंसी को हम बढ़ा सके, ड्यूरेशन को बढ़ा दें, खराब होने से बचाएं, अच्छा इफेक्ट करे, ठीक है। और वैक्सीन किस प्रकार से प्रिपेयर की गई है, तो फर्मेंटेशन कल्चर के साथ में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, फर्मेंटेशन कल्चर मीडियम के साथ में इसको प्रिपेयर किया जाता है। और ये यहाँ पे नीचे इसके टाइप्स दे रखे हैं जीन के, 9 है, तो ये टोटल 9 टाइप दे रखे हैं जीन के, क्योंकि गार्डिसिल 9 वैलेंट वैक्सीन है ये। तो इसको रेफ्रिजरेट हम कर सकते हैं, बाकी इसमें से आपको इतना ही पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कितना आता है देखिए, तो 10 सिंगल डोज आती है, 0.5 ml की वाइल आती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके वैक्सीनेशन में आपको कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is considered as high risk infant, which of the following is considered as high risk infant। हाई रिस्क इन्फेंट हम कब बोलेंगे, वर्किंग मदर है, उसको इन्फेंट हो रहा है, प्रेग्नेंट है, तो एंटीनेटल प्रीक्लेम्सिया में, थर्ड चाइल्ड है, या फिर ट्विंस है। इनमें से कौन सी कैटेगरी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो हाई रिस्क के अंदर आएगा इन्फेंट। देखिए प्री के लिए एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं हम, इसके अंदर मेंस के टॉपिक भी आएंगे और प्री भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम केवल प्री को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू डिट्टो नहीं मिलेंगे, तो इन टॉपिक्स में से जरूर आपको वहां पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो पढ़ा है एकदम करेक्ट पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, ठीक है। साथ साथ में अपनी खुद की प्रिपरेशन पर भी एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। तो देखिए कौन से ऑप्शन के अंदर आपको एक हाई रिस्क इन्फेंट कंसीडर करोगे, वर्किंग मदर, एंटीनेटल प्री एक्लेम्शिया, थर्ड चाइल्ड हो, या फिर ट्विंस के अंदर। देखिए हाई रिस्क इन्फेंट हम बोलेंगे किसको, वर्किंग मदर, ठीक है। वर्किंग मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसके इन्फेंट को हम क्या बोलेंगे, हाई रिस्क इन्फेंट। तो देखो और कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर हम हाई रिस्क इन्फेंट को काउंट कर सकते हैं। तो देखो अगर उसका बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg है तो हाई रिस्क में आएगा। आर्टिफिशियल फीडिंग कर रहा है वो, तो वो हाई रिस्क इन्फेंट के अंदर आता है। इसके अलावा 70% ऑफ एक्सपेक्टेड बिलो वेट, मतलब वेट 70% जो एक्सपेक्टेड वेट होता है उससे भी बिलो है, तब हम उसको क्या कहेंगे, हाई रिस्क इन्फेंट कहेंगे। या फिर इसको अपन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माल नरिश्ड, माल न्यूट्रिशन ग्रेड सेकंड एंड थर्ड वाली स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनको हाई रिस्क इन्फेंट कहते हैं। इसके अलावा फेलियर टू गेन वेट, इनटू 3 मंथ्स, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स है उनके अंदर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, उसको अपन हाई रिस्क इन्फेंट के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन और बच्चे को क्या हो, डायरिया हो, तो उसको हम हाई रिस्क काउंट करते हैं। वर्किंग मदर को अंदर हाई रिस्क काउंट करते हैं। और वन पेरेंट, वर्किंग मदर की जगह आपको अगर ऑप्शन में मिल जाता है वन पेरेंट, एक ही पेरेंट करने वाला है, ठीक है, बच्चे की पेरेंटिंग करने वाला ओनली एक ही पर्सन है, तो उसको बच्चा कैसा रहेगा, हाई रिस्क इन्फेंट मानेंगे उसको। और 2 प्रेगनेंसी के अंदर स्पेस हो को कितना हो, लेस देन 1 ईयर का, उसके अंदर भी हम उसको क्या मानते हैं, हाई रिस्क इन्फेंट मानते हैं। बाकी के ऑप्शंस के अंदर हाई रिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ क्लोजर। आपको नीचे कुछ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस ऑफ क्लोजर के अंदर इसको अरेंज करने हैं। आपके यहाँ पे 5 एमसीक्यू है एक साथ में। अब सबसे पहले जो क्लोज होगा उसको अरेंज करना है, उसके बाद में सबसे लास्ट में जो क्लोज होगा उसको अरेंज करते हुए आपको आंसर गेस करना है। इसके नीचे ऑप्शंस भी होने चाहिए, ठीक है, मगर वो यहाँ नहीं है, एग्जाम में आपको मिलेंगे। बस आपकी अगर थ्योरी अच्छी है
तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या क्लोज होगा, सबसे लास्ट में क्या क्लोज होगा, तो क्या रहने वाला है इसका आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पीडियाट्रिक के अंदर ये जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं अपने, या फिर मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ, ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। खुद से भी एक बार इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। तो इस एमसीक्यू का जो आंसर है, बस मैंने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कुछ दिया नहीं है, बस आप अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। बस मैं अभी आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ कि कौन सा पहले होगा कौन सा लास्ट में होगा। आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको सारा डाउट्स और उसके क्या क्या रिमिनेंट्स बचते हैं वो सभी उसके अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये देखिए, जो शंट है वो अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग यहाँ पे एकदम मैनेज किए हुए हैं। ठीक है, आपको तो बस इसको रिमेंबर करना है एग्जाम टाइम में। तो देखिए शंट में सबसे पहले कौन सा, डक्टस आर्टरियोसिस कब क्लोज होता है, तो 10 to 96 आवर्स आफ्टर बर्थ। एनाटॉमिकल क्लोजर का एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, और फंक्शनल क्लोजर का भी बनता है। लास्ट एमसीक्यू बनता है तो वो बनता है रिमेनेंट से। रिमेनेंट से बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है कि इसका रिमेनेंट लास्ट में क्या बचता है। तो एनाटॉमिकल क्लोजर देख लीजिए, 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ रिमेनेंट बचता है, वो क्या होता है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ठीक है, आर्टीरियोसस है तो आर्टीरियोसम इसका रिमेनेंट। दूसरा फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल विद इन सेवरल मिनट्स आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो रहा है, फंक्शनल क्लोजर है इसका। जबकि एनाटॉमिकल होता है वो कहाँ होता है, 1 ईयर तक ये लंबा चला जाता है एनाटॉमिकल क्लोजर होने के लिए। बाकी इसका रिमेनेंट जो बचता है वो क्या होता है, फोसा ओवेलिस। लास्ट है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस भी सेम, सेवरल मिनट्स टू आफ्टर बर्थ ये फंक्शनल क्लोजर होता है इसका। 3 to 7 days आफ्टर बर्थ ये इसका एनाटॉमिकल क्लोजर होता है, और इसका लिगामेंटम विनोसम इसका क्या बचता है, रिमेनेंट बचता है। फंक्शनल क्लोजर एनाटॉमिकल क्लोजर होने के बाद में जो पार्ट लास्ट में बचता है वो होता है। इसके बाद में देखिए लास्ट में क्या बताया गया है, अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरी से क्या बनेगा, लिगामेंटम सॉरी अम्बिलिकल लिगामेंट, और अम्बिलिकल वेन से क्या बनेगा, लिगामेंटम टेरेस। तो ये कुछ रिमेनेंट है और कब क्लोजिंग होते हैं शंट्स के, इनके बारे में यहाँ पे एक एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट एमसीक्यू, और इस वाले एमसीक्यू का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट सीन इन द चाइल्ड बिलो। आपको नीचे एक चाइल्ड के अंदर डिफेक्ट दिख रहा है, तो ये प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी मेडिकेशन लेने से ये प्रॉब्लम अकर हुई है, या फिर ये जो डिफेक्ट है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन सी मेडिकेशन है। फेरस सल्फेट, आइसोटेरेंटोइन, फोलिक एसिड, या फिर मेटाक्लोप्रोमाइड। तो देखो फेरस सल्फेट तो हम प्रेगनेंसी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, इसको मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। फोलिक एसिड भी प्रोवाइड करते हैं, इसको भी मैं एक्सक्लूड करता हूँ। अब बचे आपके पास में दो ऑप्शन, क्या रहेगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आइसोटेरेंटोइन। ये कौन सी ड्रग की वजह से होता है, आइसोटेरेंटोइन। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे को क्या हो गया है, क्लेफ्ट लिप। ठीक है, क्या हो गया इसको, क्लेफ्ट लिप हो गया। इसमें किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, ट्रीटमेंट किसको ट्रीट करती है, तो एक्ने को। तो प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को एक्ने हो रहे हैं, उसको अगर आइसोटेरेंटोइन हम ड्रग देते हैं तो उसका फीटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। दूसरा एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है, तो ये ड्रग होती है हाईली टेराटोजेनिक। इसलिए कोई भी एडोलेसेंट गर्ल है या फिर रिप्रोडक्टिव एज गर्ल है, उसके प्रेगनेंसी को रूल आउट किए बिना हम उसको इस ड्रग को कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे। अगर एक ड्रग किसी को देनी होगी, सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, या फिर उसको बताना है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ठीक है, स्पेशली इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे में
प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों रहती है आपको बता दिया, टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। इसकी कोई सेफ ड्रग भी नहीं होती है प्रेगनेंसी में कि भाई ये सेफ ड्रग, ये सेफ डोज होती है, ये दे दो। जी नहीं, ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। और क्या होता है इसकी वजह से, तो देख लीजिए क्लैफ्ट लिप तो हो ही रही है, और सीएनएस अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट में। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स है जो टेराटोजेनिक इफेक्ट डालती है। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं ये आप सभी देख लीजिए अपने पीपीटी के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आती है, थैलिडोमाइड। उसका कोज क्या होता है, क्या इफेक्ट डालती है ये करती है फिकोमेलिया और मल्टीपल डिफेक्ट्स फीटस के अंदर। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, एंड्रोजन्स, प्रोजेस्टिन, टेट्रासाइक्लिन, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करती है, बोन डिफेक्ट करती है, एमसीक्यू आया हुआ है। वारफेरिन से भी एमसीक्यू आया हुआ है, फेनिटोइन से भी एमसीक्यू है, क्लिप क्लिप पैलेट, माइक्रोसिफेली, हाइपोप्लास्टिक फेलेंजीज, ये सभी ये कॉज करती है। इसके अलावा जो ड्रग है वो कौन सी है, एल्कोहल, एसई इनहिबिटर, लिथियम, एंटीथायरॉइड ड्रग्स, इंडोमेथासिन, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टल आर्टरियोसिस, एमसीक्यू बहुत बार पूछा हुआ है। आइसोटेरेंटोइन का तो एमसीक्यू आपको दिखाई, और बाकी के साइड इफेक्ट भी आपके सामने देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, क्लेफ्ट लिप, जो एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, टेराटोजेनिक ड्रग है, आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछने वाला एमसीक्यू है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, all of these are criteria for severe acute malnutrition in a 6 month old child except 6 month old चाइल्ड के अंदर सभी क्राइटेरिया हैं किसके, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन पे, एक को छोड़ के। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, सिमेट्रिकल एडिमा, वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर एज। कौन सा क्राइटेरिया माल न्यूट्रिशन के लिए यूज में नहीं लिया जाता है, एक को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शन दिए, 3 इसके अंदर क्राइटेरिया काम में आते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए, एक को छोड़ के। कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफर्म आपको इस प्रकार के एग्जाम एमसीक्यू देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए बाकी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, सिमेट्रिकल एडिमा, वेट फॉर हाइट, ये सभी देखने को मिलता है, जबकि वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग वेट देखना ये आपको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसके क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखिए ये क्राइटेरिया दिया किसने था, ये क्राइटेरिया दिया था यूनिसेफ ने। तो इसके अंदर सिमेट्रिकल एडिमा से क्या मतलब हो गया कि प्रेजेंट ऑफ बाईपेडल एडिमा। ठीक है, जो आप किसमें देखते हो, क्वासियोरकर के अंदर एडिमेटस हो जाते हैं, उसके अंदर मरासमस के अंदर तो एकदम एनर्जी लॉस हो जाती है। बाकी वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट देखा जाता है, और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कितने से कम होगा, तो 11.5 सेंटीमीटर से कम आएगा, वो किसमें आपको देखने को मिलेगा, एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर। और ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया रहते हैं ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए हैं, और ऐसे बच्चे हाई रिस्क ऑफ डेथ में इंक्लूड होते हैं, हाई रिस्क ऑफ डेथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 1 year old infant present with 10 to 12 episode of watery stool per day for the last 9 days along with gym supplementation, what else should they prescribe to the client। एक बच्चा है 1 साल का है जिसको क्या हो गया है, 10 to 12 एपिसोड हो रहे हैं वाटरी स्टूल के पर डे पे, लास्ट कितने टाइम से, 9 डेज से। जिंक सप्लीमेंट के साथ में उसको और क्या देना है।
एमसीक्यू आ गया आप सभी के समझ में। ऑप्शंस देख लीजिए, ओआरएस के साथ में एंटीबायोटिक, केवल ओआरएस, ओआरएस के साथ में लो लैक्टोज डाइट, या फिर ओआरएस लो लैक्टोज डाइट एंड प्रोबायोटिक्स। क्या रहेगा अपना आंसर, पूछा गया एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू का क्या रहने वाला है आंसर। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या देंगे, देखो उसको क्या हो रहा है, 10 to 12 डेज एपिसोड हो रहे हैं वाटर स्टूल के। स्टूल कैसा निकल रहा है, वाटर स्टूल निकल रहा है, इस बात पे आपको कंसंट्रेट करना है। 9 डेज से हो रहा है, ठीक है, चाहे 2 डेज के लिए हो तो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रखना है बच्चे में, ठीक है। और साथ में क्या दे रहे हैं, जिंक सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो एलिमेंट्स का। तो देखिए इसके साथ में क्या देना, जिंक सप्लीमेंटिंग साथ में आपको क्या देना है, तो ओआरएस ओनली। क्या देना है उसको, ओआरएस ओनली देना है उसको। एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देंगे, एंटीबायोटिक्स हम तब देते हैं जब उसको क्या हो, डिसेंट्री। डिसेंट्री के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लड इन स्टूल। ऐसा तो आपसे कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक नहीं दोगे। अब कुछ के दिमाग में आया होगा कि हाँ प्रोबायोटिक दे देते हैं, मगर प्रोबायोटिक यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि वाटरी स्टूल है, ठीक है। और लो लैक्टोज डाइट हम किस में देते हैं, लो लैक्टोज डाइट हम देते हैं परसिस्टेंस डायरिया के अंदर। ठीक है, तो लो लैक्टोज डाइट देने की यहाँ पे नीड नहीं है, बस केवल और केवल क्या है, उसको वाटरी स्टूल है तो आपको क्या देना है, ओआरएस के साथ में जिंक सप्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ पे देखिए ओआरएस देंगे, अभी ओआरएस के बारे में बात कर लेंगे, साथ में बात करते हैं जिंक के बारे में, ठीक है। जिंक उसको प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। जिंक से एमसीक्यू आता है इसकी डोज को लेके कि डोज क्या रखेंगे अपन जिंक की। तो देखिए अगर बच्चा मोर देन 6 मंथ का हो गया है तो आप डोज क्या रखोगे यहाँ पे, 20 mg, जो कि ये क्या रहती है, स्टैंडर्ड डोज रहती है। और अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ का है तो यहाँ पे डोज क्या रखोगे, 10 mg की। ये आप ध्यान में रखना, 10 mg की डोज रखेंगे। कितने टाइम पीरियड तक देंगे, फॉर 14 डेज ओनली, ठीक है। 14 डेज तक इसको क्या करते हैं अपन, प्रोवाइड करवाते हैं। अब जिंक करता क्या है, जिंक रिड्यूस द साल्ट एंड फ्लूइड लॉस फ्रॉम डायरिया। डायरिया से जो भी साल्ट और फ्लूइड लॉस हो रहा था, अपने जिंक दिया ओआरएस के साथ में, तो ये क्या कर देगा, इसके लॉस को कम कर देगा और सीवियरिटी भी कम कर देगा, ड्यूरेशन भी कम कर देगा डायरिया की। नेक्स्ट देखिए क्या देते हैं अपन, ओआरएस देंगे, ठीक है। ओआरएस का क्या फुल फॉर्म होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो वो इमेज थी अपने ओआरएस की। अब इसके अंदर होता क्या है, ओरल यूज के लिए है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ओरल यूज के लिए आता है। मोस्ट कॉमन बच्चों के लिए आप क्या रखोगे, ओरल यूज 22 ग्राम। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे, ओआरएस का एक पैकेट में कितने ग्राम आपको इसके अंदर ओआरएस मिलता है, 22 ग्राम पाउडर फॉर्म में मिलता है, जिसको आप 1 लीटर ऑफ वाटर सप्लाई के अंदर इसको डिजोल्व करना होता है, ठीक है। इसके अंदर सोडियम कितना रहता है, ऑस्मोलैरिटी की बात करें, टोटल कितना होता है 245। सोडियम कितना होता है इसके अंदर 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 और डेक्सट्रोड 75। टोटल कितना होता है 245 एमओस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन की। टोटल कंपोजिशन में कितना आता है, 22 ग्राम का आता है। कैसे होता है 22 ग्राम में, वो देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड आता है 2.60 का, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज रहता है इसके अंदर, डेक्सट्रोज एनहाइड्रोज कितना 13.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.90 और, ठीक है। इस प्रकार से इसका टोटल वेट कितना होता है 22 ग्राम्स ओआरएस का। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोजेज की। डोज देनी है डिपेंडिंग अपॉन डिहाइड्रेशन। चिल्ड्रन के लिए 1 to 2 लीटर आवर 24 आवर, एडल्ट के लिए 1 to 3 लीटर आवर 24 आवर्स। ज़्यादा कुछ एमसीक्यू नहीं है, बस इसका आपको 22 ग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो ध्यान रखो। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, किसकी कितनी ऑस्मोलैरिटी है वो ध्यान रखो। एमसीक्यू इसमें यहीं से बनते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंजेनाइटल डिफेक्ट। कौन सा कंजेनाइटल डिफेक्ट आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, डर्मोइड स्विस्ट, मेनिंजियोसील और सिस्टिक हाइग्रोमा। क्या इमेज दिख रही है आपको यहाँ पे? देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है, सबसे पहले देखो ये कहाँ पे है, एकदम यहाँ पे सेंट्रल लाइन के अंदर ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसका एकदम सेंट्रली लाइन में ये क्या है, सिचुएटेड है। और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक राउंड आपको इमेज दिखाई दे रही है, जिसको जो आपको क्या दिख रही है, कवर्ड दिख रही है, ठीक है। ऊपर से कवर है प्रॉपर तरीके से, तो आपका एक क्या होता है, मैनिंगोसील। आंसर क्या रहेगा अपना, मैनिंगोसील का इमेज है ये। मैनिंगोसील में क्या होता है कि ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, एक तो ये क्या रहती है, कवर रहती है स्किन से, ठीक है। ये क्या होता है, मैनिंगोसील। कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अपन ये सब चीजें पढ़ते हैं। मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और सिस्टिका, ठीक है। ये सब चीजें अपन इसके अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। मेरा टॉपिक करवाया हुआ कंप्लीट, डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए मदर कम्स विथ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फर्स्ट चाइल्ड। एक मदर है जो आई है क्लिनिक पे, और उसको हिस्ट्री है क्या, उसका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो उसको क्या हुआ था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड यू विल प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब। हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसमें कौन कितना अमाउंट का फोलिक एसिड इसके अंदर प्रिस्क्राइब करेगा, 440, 400 या फिर 4000? ठीक है, आप एज नर्स काम कर रहे हो, आपके पास में फीमेल आई जो बता रही है कि उसका पहला बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से उसको प्रॉब्लम था। तो अभी जो है वो डॉक्टर उसको या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको कितने माइक्रोग्राम पर डे में उसको क्या देगा, फोलिक एसिड देगा। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 400 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। फोलिक एसिड कितना देगा, 400 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम वायरल इलनेस फॉर विच ही वाज गिवन एस्पिरिन। एक चाइल्ड है जो किससे सफर हुआ, वायरल इलनेस से, उसको क्या दिया गया था, एस्पिरिन। 3 days later the child was brought to the emergency with altered sensorium and icterus। अब 3 दिन बाद में बच्चा जो है वो कहाँ पे आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया। उसको क्या, उसका सेंसोरियम, उसका मेंटल स्टेटस कैसा हो गया, अल्टर हो गया, और उसको क्या हो गया, एक्टेरस हो गया। एक्टेरस का मतलब क्या होता है, जॉन्डिस। व्हाट इज अंडरलाइंग बायोकेमिकल डिफेक्ट। अब उसमें बच्चे में जो है क्या बायोकेमिकल डिफेक्ट हुआ है, जो उसके अंदर अल्टर सेंसोरियम हुआ है, एक्टेरस हुआ है। हाँ, अब सभी लोग जो आंसर देखना चाह रहे थे वो आंसर इसके अंदर है नहीं, क्योंकि सब लोगों ने पढ़ लिया है रे सिंड्रोम, रे सिंड्रोम, रे सिंड्रोम। वो चीज़ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा अपडेटेड एमसीक्यू है, देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लूकोज फॉस्फेटेज डिफिशियंसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी, या फिर यूरिया साइकिल में डिफेक्ट आएगा ऐसे ऐसे बच्चों में।
तो देखो, अगर कभी वायरल इलनेस हो और उसको हम क्या दें, एस्पिरिन दें, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम अकर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम होता है। तो ये रेज सिंड्रोम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर इफेक्ट डालता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट डालने की वजह से क्या होता है, जो फैटी एसिड होते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, वो दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा बायोकेमिकल डिफेक्ट होगा इसके अंदर, बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, उसका सेंसोरियम डिस्टर्ब होगा, जॉन्डिस की साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेशेंट में। लीवर के अंदर यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलती है और ब्रेन के अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। लीवर और ब्रेन के अंदर दोनों के अंदर ही स्वेलिंग देखने को मिलती है, इसलिए अल्टर्ड सेंसोरियम और इक्टेरस वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। तो एस्पिरिन जो रहती है वो क्या करती है, एस्पिरिन डैमेज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती है, यूरिया साइकिल में कोई प्रकार का डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, एफिकेसी ऑफ फोटोथेरेपी इज नॉट अफेक्टेड बाय। फोटोथेरेपी की एफिकेसी जो है वो किससे अफेक्ट नहीं होती है, स्किन पिगमेंटेशन से, टाइप ऑफ लाइट यूज से, स्पेक्ट्रल इराडिएशन बाय इंसिडेंट लाइट से, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन से। क्या रहेगा आंसर, तो देखो इसका यूज किसके अंदर आता है, तो देखिए बात करते हैं इसकी। जॉन्डिस के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। जॉन्डिस क्या होता है, तो देखो येलो कलर ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा caused by डिपॉजिट ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का अपनी बॉडी में डिपॉजिट डिपॉजिट होना स्किन में और स्क्लेरा में क्या कहलाता है, जॉन्डिस। तो विजिबल कब होता है जॉन्डिस में, बिलीरुबिन विजिबल कब होने लग जाता है कि भाई जॉन्डिस हो गया है, एडल्ट में किसको देखोगे, स्क्लेरा को। विजिबल होगा कब, मोर देन 2 mg/dl पे। एमसीक्यू बना हुआ है, बन भी सकता है शॉर्ट के अंदर। यही हम बात करें चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रंस में कब विजिबल होता है, स्किन में देखने को पड़ता है अपने को चिल्ड्रंस में, तो ये होता है मोर देन 5 mg/dl में। ठीक है, दोनों ही प्रकार के यहाँ पे एमसीक्यू पुट ऑन हो चुके हैं एग्जाम के अंदर, आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए जॉन्डिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल को, तो ये कब देखने को मिलता है, एपियर आफ्टर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर अगर कोई जॉन्डिस हो रहा है, तो वो कौन सा जॉन्डिस है, वो जॉन्डिस है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके अंदर टोटल बिलिरुबिन का जो लेवल राइज होता है वो कितना होता है, लेस देन 5 mg/dl/day। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बना हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब रहती है इसकी, मैक्सिमम जॉन्डिस कब देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल, ये होता है 4th and 5th डे पे, इन टर्म बेबी एंड
7th डे किसमें, प्री टर्म के अंदर। लास्ट नोट शीट के अंदर जॉन्डिस से एमसीक्यू पूछा गया था, फोटोथेरेपी से भी एमसीक्यू पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खुद से भी जॉन्डिस पढ़ना है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा। इसके बाद में हम बात करें 5 से, यहाँ पे स्टार्टिंग में अपीयरेंस कब देखने को मिलता है टोटल बिलिरुबिन की, तो लेस देन 5 में यहाँ पे अपीयर होने लग जाता है। यहाँ ये जो होता है जॉन्डिस, ये क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 डेज, ठीक है, आफ्टर 24 आवर तो होना चाहिए। बाकी इसके अंदर जो टोटल बिलिरुबिन का लेवल है वो मोर देन 5 mg ज़्यादा नहीं होता है। टोटल मैक्स इसके अंदर सीरम लेवल देख, अगर सीरम लेवल का आपसे पूछे तो वो जो है वो किससे लेस रहता है, 15 mg पर डीएल से। टोटल बिलिरुबिन अलग होता है, सीरम लेवल अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कब होता है, विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स जो जॉन्डिस होता है उसे हम क्या क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके अंदर जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो कितना रहता है, मोर देन 5 mg पर डीएल पर डे। सीरम बिलिरुबिन का लेवल ये कितना जाता है, मोर देन 15 mg पर डीएल तक आराम से चला जाता है इसके अंदर। और डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इसके अंदर लेवल पहुंच जाता है मोर देन 2 mg पर डीएल तक। इसके अंदर बच्चा जो है वो बीमार होता है, मोर देन 14 डेज तक ये रह सकता है, जॉन्डिस परसिस्ट कर सकता है। एक जॉन्डिस का और टाइप होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। इसके अंदर क्या होता है, जो बेबी रहता है उसको इनफ ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज बिलीरुबिन रीएब्जॉर्ब्ड, और बॉडी के अंदर जो है वो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता रहता है। ब्रेस्ट मिल्क क्या करता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में मदद करता है, फीसेस के साथ में, यूरिन के साथ में। जबकि ब्रेस्ट मिल्क उसको अगर कम मिलता है तो बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है। ये क्या करता है, उसको जॉन्डिस को ट्रिगर करता है आगे जाके। ये कब देखने को मिलता है आपको, तो स्टार्टिंग के जो 5 to 7 डेज होती हैं तब देखने को मिलता है, और पीक रहता है कब, 2 to 3 वीक पे ये पीक रहता है। इसके अंदर जॉन्डिस का जो लेवल रहता है वो कितना रहता है, अप टू 10 मिलीग्राम पर डीएल, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर। अब यहीं पर एक टर्म और देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्निक्टेरस। बस कर्निक्टेरस और कुछ नहीं है, बस बिलिरुबिन ही है, जहां पर क्या देखने को मिलता है, इसका लेवल बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड का या अनकॉन्जुगेटेड का, तो अनकॉन्जुगेटेड का। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया, ये किसको क्रॉस कर देता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को। और ये बैरियर को क्रॉस करता कब है, जब इसका लेवल बढ़ जाए कितना, सीरम जो आपका लेवल कितना बढ़ जाए, 25 mg पर डीएल तक, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ जाएगा, 25 mg पर डीएल तक। इनमें तो कितना बढ़ रहा था, मोर देन 15 हो रहा था, 10 हो रहा था, मगर इसके अंदर 25 तक पहुंच जाएगा, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। अभी जो आपको इमेज दिख रही है ये किसकी इमेज है, ये है कार्मर जोन, या फिर आप कह सकते हो कार्मर इंडेक्स। लास्ट बार इससे एमसीक्यू आया था, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर क्या, हम क्या लेते हैं, बेबी को इसके अंदर यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर इसको रखते हैं। बेबी के जो जिस प्रकार से अपना जो फॉर्मूला होता है बर्न को लेके, उसी प्रकार से जॉन्डिस में भी एक फॉर्मूला दिया गया है, अलग अलग टू बॉडी एरिया के अंदर जॉन्डिस होता है, तो उसको हम क्या क्या स्कोर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फेस एंड नेक को कितना स्कोर मिला गया है, अगर माइल्ड जॉन्डिस है तो 5 to 7, और अगर सीवियर जॉन्डिस है तो उसको कितना दिया गया है, 7 to 9। तो यही अगर आपसे पूछ ले कि एक आपको सिंगल आपको रेंज के अंदर बताना है, तो आप फेस को यहाँ पे कितना दे सकते हो, 4 to 7 या फिर 4 to 6, ठीक है। या जो अपना 5 to 7 वाला रहा, ये अपना
मीडियम जॉन्डिस वाली को अपन को कंडीशन को अपने को शो करते हैं। इसके बाद में चेस्ट एंड अपर ट्रंक को कितना रहता है 7 to 9 और 9 to 11। अगर इसको एक रेंज में पूछे आपको तो कितना बताओगे आप 8 to 10 mg पर DL इसको करेक्ट मानोगे। इसके बाद में लोअर एब्डोमेन को कितना देता है ये 9 to 11 mg पर DL। और यही अगर डीप जॉन्डिस हो उसमें आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, ऑरेंज येलो हो जाती है स्किन। नॉर्मल जॉन्डिस में कैसी रहती है येलो लेमन रहती है, ठीक है। और लोअर एब्डोमेन पे दिखाए यहाँ पे कितना बताया 11 से 13। अगर आपको एक रेंज के अंदर पूछे तो ये कितना बताना है आपको 12 से 14 mg पर DL। नेक्स्ट लेग और आर्म पे कितना होता है माइल्ड एंड मॉडरेट के अंदर, तो यहाँ पर अगर आपको एक रेंज में पूछे तो कितना बताओगे आप 15 से लेकर 18 mg पर DL तक आपको बताना है। और पाम्स भी अगर और सोल्स भी अगर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तो ये इसकी रेंज कितनी होती है 15 to 20 mg पर DL। ये तो इन दोनों को अलग अलग करके पूछा है। अगर आपसे डीप में पूछे तो अलग रेंज आती है और माइल्ड में पूछे तो अलग रेंज आती है। अगर आपको इन दोनों के बीच का अगर पूछ ले, बस आपको ना डीप पूछ रहा है और ना माइल्ड पूछ रहा है, बस आपको रेंज पूछ रहा है, तो आपको जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है इसको आपको करेक्ट मानते हुए आंसर करना है। नेक्स्ट जो है आपको ये इमेज दिखाई जा रही है, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है फोटोथेरेपी की, ठीक है। यहाँ पे बच्चा आराम से सो रहा है और इमेज किसकी है फोटोथेरेपी की है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोथेरेपी क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ये एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाइपरथर्मिया हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं और इनसेंसिबल वाटर लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि इसमें क्या रहती है हीट भी रहती है, ठीक है। तो बच्चे की जो आंखें हैं वो पैच से कवर करके रखनी है, ओके। बाकी का जो इसमें जितना इसके स्किन ओपन रहता है उतना ही अच्छा रहता है इसके अंदर, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया भी कोज हो सकता है फोटोथेरेपी से, तो ये भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी जो आपको बताया जा रहा है ये क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोथेरेपी, एमसीक्यू बनता है इससे भी। तो देखिए 3 मैकेनिज्म पे काम करती है। फर्स्ट मैकेनिज्म, इसके बारे में मैंने आपको अलग से पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, बस इमेज देख लीजिए। फर्स्ट इसका जो मैकेनिज्म है वो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमराइजेशन। ये क्या करती है जेड आइसोमर्स को कन्वर्ट करती है किसमें ई आइसोमर्स के अंदर, एमसीक्यू। सेकंड फंक्शन होता है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, बिलीरुबिन को कन्वर्ट करती है किसमें लेमीरुबिन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। थर्ड है फोटो ऑक्सीडेशन, दिस इज माइनर रिएक्शन वेयर फोटो प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। ये क्या करते हैं एलिमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं फोटो और उसको किसमें एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो लाइट स्पेक्ट्रम रहता है उसकी एफिकेसी कितनी रहती है, तो इसकी एफिकेसी जो रहती है वो रहती है 460 से 490 mm की। स्किन इसके अंदर क्या रहती है फुली इसके अंदर एक्सपोज्ड रहनी चाहिए। और डिस्टेंस आप सभी को पता ही है 45 सेंटीमीटर। इस एमसीक्यू में आपको इमेज दिख रही है, ये क्या प्रोसेस कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन लेवल को मेजर कर रहा है इस बिलिरुबिनोमीटर के साथ में। यहाँ पर ये जो आपको इमेज दिख रही है ये क्या है अपने फोटोथेरेपी मशीन है, जिसमें देखिए सिंगल सरफेस यूनिट है, डबल सरफेस यूनिट है अपर साइड में, डबल साइड में, और ट्रिपल सरफेस यूनिट है। अपर साइड से भी आ रही है, लोअर साइड से भी आ रही है, दोनों साइड से भी इसके ऊपर यहाँ पे जो फोटोथेरेपी दी जा रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन हॉस्पिटल इन इंडिया। नियोनेटल सेप्सिस हो रहा है हॉस्पिटल्स में इंडिया के, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा अपना, ऑप्शंस देखिए ई कोलाई, क्लेबिसिला, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन। क्या होगा नियोनेटल सेप्सिस हो रहा है इंडिया में, सबसे ज़्यादा कॉज क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोज क्या है क्लेबिसिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोज क्या है क्लेबिसिला, आंसर क्या जाएगा आपका क्लेबिसिला। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतने, बाकी क्लास में अपन कल देखेंगे। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे एमसीक्यूज़ हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाय रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा।
अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।